हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है G20। G20 क्या है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ और इसमें कितने मेंबर हैं और इसका सेक्रेटेरिएट है कि नहीं है, और 2023 की जो मीटिंग G20 की मीटिंग इंडिया में हुई थी उसमें क्या डिस्कस किया गया, और अभी राइट नाउ जो ब्राज़ील में G20 की मीटिंग चल रही है इसमें क्या डिस्कस किया जा रहा है, ये हम सब जानेंगे। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले अपन जानते हैं इसका फॉर्मेशन। देखो, जैसे कि आप जानते हो पॉल मार्टिन का नाम याद रखना। ये पॉल मार्टिन बड़ा मेन है। ये कौन है? ये फॉर्मर पीएम ऑफ कनाडा है। कौन है? कनाडा के फॉर्मर पीएम हैं पॉल मार्टिन। और पॉल मार्टिन ने सबसे पहले प्रपोज किया था कि एक ग्रुप होना चाहिए G20 ग्रुप, और इस ग्रुप में सिर्फ ओनली जो मेंबर कंट्री होंगी उनके फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे? ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करेंगे। अब ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस क्यों करेंगे? जैसे कि आप जानते हो कि वर्ल्ड अभी ग्लोबलाइजेशन है, हमारे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एवरी कंट्री आर कनेक्टेड विथ टूगेदर और ईच अदर। आप जानते हो कि अगर वर्ल्ड में कुछ भी होता है तो उसका नेगेटिवली इफेक्ट और पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ता है दूसरी कंट्री पर। जैसे कि आप जानते हो कि अभी दो जगह वार चल रहा है। कहां पर? रशिया और यूक्रेन में और वेस्ट एशिया में। अब इसका नेगेटिवली इफेक्ट कहां हो रहा है? नेगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा है दूसरी कंट्रियों पर, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। इस पर इसका नेगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर? अब तो क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करना जरूरी है, अपन सिंगल इकोनॉमी पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो पॉल मार्टिन का यही कहना था कि एक ग्रुप बनना चाहिए G20 का, जिसमें जो मेंबर कंट्रियां होंगे उसके फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इसको हेड ऑफ स्टेट बना दिया। जो स्टेट के हेड होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो डिस्कस क्या? ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करेंगे और हर साल इसकी मीटिंग होगी। और इसको पिक्चर में लाने में 1999 में G20 को सेटअप कर दिया। तो G20 सेटअप कब हुई? 1999 में G20 को सेटअप कर दिया। क्लियर? देन आफ्टर इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो, आप जानते हो कि वर्ल्ड में कई सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे और इसका रिजोल्यूशन तभी हो सकता है जब कोऑर्डिनेशन से। आप जानते हो कि किसी भी चीज का रिजोल्यूशन तभी हो सकता है जब अपन कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर एक फैमिली में कोई इशू आ जाता है या कोई भी बड़ी बात हो जाती है तो हम फैमिली के अंदर सब लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसका रिजोल्यूशन कैसे निकाला जाए। ऐसे ही वर्ल्ड में कोई इशू हो जाता है, जैसे अभी राइट नाउ आप जानते हो कि वर्ल्ड इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में और रशिया यूक्रेन में। तो कई सारे वर्ल्ड लीडर आपस में बैठकर वीकेंड से कॉन्फ्रेंस करके डिस्कस कर रहे हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो यही है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करना है तो आपको सभी को एक साथ बैठना पड़ेगा और एज अ ग्रुप की तरह। क्लियर? तो इसको देखते हुए पॉल मार्टिन ने सबसे पहले ये एक G20 का कंसेप्ट दिया था कि एक ग्रुप होना चाहिए और जिसके अंदर ग्रुप जितने भी कंट्री हैं ग्रुप की G20 की, उसके फाइनेंस मिनिस्टर इसमें डिस्कस करेंगे ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। आफ्टर दैट हेड ऑफ स्टेट हो गया इसके अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़कर हेड ऑफ स्टेट। देन आफ्टर ये पिक्चर में आ गई G20 और 1999 में G20 को सेटअप कर दिया। क्लियर? चलते अपन आगे। अब देखो, सबसे पहले G20 है क्या? अब क्वेश्चन बनता है कि 1999 में G20 तो बन गई, पर G20 है क्या सर, ये तो बताइए। तो ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 सॉवरेन कंट्री है। मैंने बोला कि G20 का मतलब क्या है कि 20 कंट्रियां, पर इसमें 20 नहीं है, इसमें 19 कंट्री है और एक कौन सी है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी? यूरोपियन यूनियन। तो 19 सॉवरेन कंट्री है और 1 यूरोपियन यूनियन है। कौन सा? यूरोपियन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन को 2023 में ऐड किया। जैसे कि इंडिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी G20 की, तो इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को सबसे पहले पार्टिसिपेट किया कि आप आइए इसका मेंबर बनिए। क्लियर? तो अफ्रीका यूनियन सबसे पहले मेंबर बना 2023 में,
G20 का। तो अब मेंबर कितने हो गए G20 के? 21 मेंबर हो गए हैं। क्लियर? हालांकि ये G20 तो है बट इसमें मेंबर 21 हो गए हैं, याद रखना। क्लियर? देन आफ्टर ये डिस्कस क्या करेंगे, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एनुअल मीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। मैंने क्या बोला कि G20 का मतलब है कि G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसके अंदर 20 मेंबर हैं। 20 मेंबर कौन से? 19 सॉवरेन कंट्री और 1 यूरोपियन यूनियन। और इसके अंदर 2023 में अफ्रीकन यूनियन, जो कि यूनियन है किसका? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, उसको भी इसका मेंबर बना दिया। और ये डिस्कस किस पर करते हैं? जैसे कि पॉल मार्टिन ने बोला था कि ये G20 सिर्फ ओनली ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करेगा। देन आफ्टर इसमें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ऐड कर दिया टू डिस्कशन इन G20 समिट। समझ रहे हो मेरी बात को? देन आफ्टर ये बड़ी इंपॉर्टेंट G20 आज 21st सेंचुरी में G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है और सक्सेसफुल ग्रुप है, याद रखना। अब समझते हैं ये इतना बड़ा ग्रुप क्यों बोला जाता है, तो मैं आपको समझाता हूं इसके फीचर। देखो सबसे पहले क्या है कि जो अगर यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को छोड़ दिया जाए तो जो G20 है, G20 ग्रुप है, अगर एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को छोड़कर इसकी इकोनॉमी है 85% वर्ल्ड प्रोडक्ट, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो जीडीपी कहलाती है, वो हर कंट्री का G20 के मेंबरों का ऐड कर दिया जाए ना तो वर्ल्ड का वो 85% है। तो समझ रहे हो आप कि G20 कितनी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। क्लियर? देन आफ्टर 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मींस G20 में जितनी भी कंट्रियां हैं वो 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड करती है, याद रखना। इसके साथ 56% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 56% पॉपुलेशन तो सिर्फ ओनली G20 कंट्री में रहती है। जैसे कि नियरली वर्ल्ड में 8.2 बिलियन पॉपुलेशन है तो इसका 56% पॉपुलेशन तो G20 कंट्री में रहती है। तो क्या है कि G20 बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, याद रखना। क्लियर? देन आफ्टर 60% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, जितना भी अर्थ का लैंड है उसका 60% तो सिर्फ ओनली G20 कंट्रियां कवर करती हैं। तो इससे आप एक बात समझ तो रहे होंगे कि सर G20 अगर इतना कुछ है तो G20 में बड़ी बड़ी कंट्रियां इन्वॉल्व होंगी। बिल्कुल है, जैसे कि यूएसए, चाइना और फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया और चाइना, ये कई सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमी कंट्रियां G20 की मेंबर हैं। तभी तो इसमें बोला गया है कि G20 कंप्राइज ऑफ 85% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। मतलब G20 के मेंबर का जितनी भी जीडीपी है उसका 85% तो G20 में है मेंबर। क्लियर? चलते अपन आगे पढ़ते हैं। मेंबर कंट्री। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आपने जो बोला था स्टार्टिंग में कि आप मेंबर कंट्री बताओगे, तो मेंबर कंट्री कौन कौन सी है G20 के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं। अर्जेंटीना, सबसे पहली अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कौन सा? साउथ कोरिया, याद रखना। साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये सारी G20 की मेंबर हैं, याद रखना। और मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं, ये मेंबर तो हैं ही। एक मीटिंग चल रही थी G20 की, हालांकि मैं उसकी लोकेशन भूल गया हूं। उस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया था कि रशिया को G20 से रिमूव कर दिया जाए। जैसे G8 से रशिया को रिमूव किया, ऐसे ही G20 की भी डिमांड हो रही थी कि रशिया को रिमूव किया जाए, क्योंकि रशिया ने उस समय क्रीमिया, अगर आपको याद हो, शायद आप यूपीएससी के रियल एस्पिरेंट हो, तो जो यूक्रेन का क्रीमिया पार्ट था वहां जो कब्जे में रशिया ने अपना ले लिया था। हालांकि वो कब्जे में नहीं लिया था, वो क्या रेफरेंडम पास हुआ था वहां पर, तो रशिया को ज्यादा वोट मिले थे, तो क्रीमिया का जो पार्ट है वो रशिया के अंडर चला गया था। क्लियर? तो कितने मेंबर हैं? 20। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको,
रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। याद रखोगे ये सारे G20 के मेंबर हैं। क्लियर, चलते अपन आगे। आगे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्विटीज। अब कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाता है G20 की मीटिंग में? तो देखो सबसे पहले बुलाया जाता है यूनाइटेड नेशन को, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्लियर। अब कंट्री कौन कौन सी इनवाइट करी जाती है? तो कंट्री इनवाइट करी जाता है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि G20 क्या है, कितने मेंबर हैं इसके, और कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया जाता है, और कौन कौन सी जो नॉन मेंबर कंट्री हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है G20 मीटिंग में। क्लियर। हालांकि ये G20 नहीं रहा है, अब G21 हो गया है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर बन गया है सिंस 2023। क्लियर। चलते अपन आगे। आगे है प्रेसिडेंसी रोटेशन। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसकी प्रेसिडेंसी कैसे मिलती है? जो मीटिंग होती है इसकी G20 की, तो कैसे कंट्री को दी जाती है? देखो जैसे कि आप जानते हो कि इसके अंदर 20 कंट्रियां हैं, हालांकि एक यूनियन है यूरोपियन यूनियन, उसको हटा दिया जाए तो 19 कंट्रियां हैं। क्लियर। 19 कंट्रियों को 5 ग्रुप में डिवाइड करके रखा है। इसमें क्या है? 5 ग्रुप में डिवाइड करके रखा है एज पर दी कॉन्टिनेंट के बेसिस पर इसको 5 ग्रुप में डिवाइड करके रखा है कंट्री को। हालांकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को छोड़कर जो 3 ग्रुप है, ग्रुप 3, 4 और 5, इसमें कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिवाइड करके रखा है कंट्रियों को। जैसे पहले ग्रुप में कंट्री आती हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया और USA। देन आफ्टर ग्रुप 2 में आती है इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की, और ग्रुप 3 में आती है अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको, और ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK। ग्रुप 5 में चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। अब देखिए ये जो ग्रुप 3 है ये पूरा लैटिन अमेरिका का ग्रुप है। कौन सा है? लैटिन अमेरिका का ग्रुप है। देन आफ्टर ग्रुप 4 है वो यूरोप कंट्री का ग्रुप है। कौन सी कंट्रियों का? यूरोप कंट्री का। और जो ग्रुप 5 है वो एशिया कंट्री का ग्रुप है। कौन सी? एशिया कंट्री का, और वी कैन से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और कुछ वेस्ट एशियन कंट्री का भी ग्रुप है। क्लियर। बट जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उसमें कोई कॉन्टिनेंट बेसिस नहीं है, उसके अंदर कंट्री कैसे भी है। क्लियर। तो देखो क्या होता है कि इसकी प्रेसिडेंसी मिलती कैसे है? क्या है, इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है ग्रुप को, ना कि पर्टिकुलर कंट्री को। याद रखना, इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो ग्रुप को मिलती है, ना कि किसी इंडिविजुअल कंट्री को। अब क्या करती हैं जो ग्रुप में कंट्रियां होती हैं, वो आपस में कंसल्ट करके, डिस्कस करके डिसाइड करती हैं कि कौन सी कंट्री इसको प्रेसिडेंसी हेड करेगी। क्लियर। समझ रहे हो मेरी बात को कि क्या है कि जो G20 की मेंबर कंट्रियां हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है 5 ग्रुप के अंदर, और 5 ग्रुप में क्या ग्रुप वाइज इसको प्रेसिडेंसी दी जाती है। अब जो ग्रुप में कंट्रियां हैं, जिस ग्रुप को प्रेसिडेंसी मिली है, तो उस ग्रुप में जो कंट्रियां होंगी वो डिस्कस करेंगी आपस में कि कैसे हम किस कंट्री को देंगे प्रेसिडेंसी हेड करने को। जैसे 2023 की इंडिया में हुई थी, 2022 की G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में हुई थी, 2024 की मीटिंग कहां पर हुई है? ब्राजील में, और 2025 की मीटिंग होगी साउथ अफ्रीका में। क्लियर। चलते अपन आगे सेक्रेटेरिएट और स्टाफ। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आपने बताया था कि G20 का सेक्रेटेरिएट है कि नहीं है। देखो इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। जैसे कि इसका ऑफिस होता है, जैसे हर किसी, अब देखना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्रेटेरिएट होता है या फिर हेड ऑफिस होता है, बट G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। क्या नहीं है? G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, ना ही स्टाफ है। तो सर इसकी मीटिंग कैसे कंडक्ट होती है? देखो इसकी मीटिंग ऐसे कंडक्ट होती है कि जिस भी कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है, जैसे मानिए इस साल 2024 की G20 की मीटिंग की प्रेसिडेंसी
ब्राजील कंट्री को मिली है। तो ब्राजील कंट्री की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रुप मेंबर से कोऑर्डिनेट करें और पूरा ऑर्गेनाइज करें कि कैसे मीटिंग होगी। इवन आप एक कंसेप्ट याद रखना है इसके अंदर, ट्रोइका। ये ट्रोका है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ट्रोइका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर 3 कंट्रियां होती हैं जो कि पूरा सेक्रेटरीट वर्क मैनेज करती हैं। सबसे पहली कंट्री होती है जो पास्ट में G20 की मीटिंग कराई है और जो प्रेजेंट में मीटिंग करा रही है G20 की, और जो फ्यूचर में मीटिंग कराएगी G20 की। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी जैसे ब्राजील में मीटिंग चल रही है, कहां पर, G20 की ब्राजील में मीटिंग चल रही है, तो पास्ट में किसने कराई थी, इंडिया ने कराई थी। तो पास्ट कौन है, इंडिया है, क्लियर, 2023 की। देन आफ्टर प्रेजेंट कौन है, ब्राजील है, और फ्यूचर कौन है, साउथ अफ्रीका है। कौन है, साउथ अफ्रीका। अब ये तीनों कंट्री मिलकर इसके लिए जो सेक्रेटरी का जितने भी फंक्शन है मैनेज करेंगी। तो ये ट्रोका कंसेप्ट याद रखना, टर्मिनोलॉजी याद रखना है, इसको अगर मेंशन करके आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, तो पूरा समझ गया कि सेक्रेटेरिएट नहीं है G20 का, जिस भी कंट्री को ये प्रेसिडेंसी से मिलती है G20 की मीटिंग की, वही डिसाइड करती है कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसका G20 की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इवन ट्रोका के जो 3 कंट्रियां हैं जो कि प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की प्रेसिडेंसी, वो तीनों मिलके इसके सेक्रेटरीट फंक्शन को ऑर्गेनाइज और मैनेज करेंगे। क्लियर, चलते अपन आगे। सर ड्रॉबैक, सर इसके G20 के ड्रॉबैक क्या है। देखो बड़े बड़े जो थिंकर हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वर्सेटाइल लोग हैं, वो बोलते हैं कि इसके कई सारे G20 के ड्रॉबैक हैं। हालांकि मैं तो नहीं मानता कि G20 कोई ड्रॉबैक है, क्योंकि कई सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हर किसी को फ्रीडम है कि इसका कितने मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हर किसी को फ्रीडम है। ठीक है, तो ऐसे ही G20 को भी फ्रीडम है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा मेंबर इसका मेंबर होगा और कौन सी कंट्री इसके मेंबर होगी। बट मेरा मोटिव ये है कि मैं हर चीज बताना चाहता हूं आपको कि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े थिंकर हैं और बड़े बड़े वर्सेटाइल लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि G20 के ड्रॉबैक क्या है। तो देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लिमिटेड मेंबरशिप। मींस इसमें क्या है कि लिमिटेड मेंबर है, सिर्फ ओनली लिमिटेड मेंबर है। हालांकि G20 बड़ी सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन है, बट इंटर गवर्नमेंट फोरम तो है सक्सेस, बट इसका मेंबर बड़े लिमिटेड है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर। मींस इस पर इतनी फोर्स पावर नहीं है कि कोई भी ये डिसीजन एक्शन ले सके। वर्ल्ड अगर ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ भी चल रहा है और जो निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है इकोनॉमी पर, तो G20 के पास इतनी पावर नहीं है कि वो एनफोर्समेंट एक्शन ले सके। क्लियर। तीसरा ड्रॉबैक क्या है कि अंडरमाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। तो क्या है, ये जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जैसे UN है, तो उनको उनकी पावर को रिड्यूस कर रही है एक तरीके से, इनका कहना है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रियों के लोगों को ही कहना होगा ये, क्योंकि क्या है कि जितने भी जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब वेस्टर्न कंट्री ने मिलकर बनाया है। इवन G20 भी तो वेस्टर्न कंट्री ने बनाया है, पॉल मार्टिन भी तो कनाडा का ही था। क्लियर। तो वो छोड़ो, ये G20 कहना है इनका, बड़े बड़े वर्सेटाइल लोगों का, कि जो G20 ग्रुप है ना, ये क्या कर रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकी वैल्यू को कम करते जा रहा है ये G20। नेक्स्ट आफ्टर समिट ऑफन मीट विथ प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली बाई एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप। इनका कहना यह भी है कि जो G20 है इसमें कई सारे मेंबर ऐसे हैं जो अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन है। क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, ऐसे भी इसके अंदर मेंबर हैं, तो ऐसे लोगों से मेंबर से दूर रहे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर एंटी ग्लोबलाइजेशन मेंबर हैं, क्योंकि इसका मेन मोटिव यही है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करना। क्या करना, ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करना। हालांकि मेरा मोटिव ये भी है आपको बताने का कि आप मेंशन करके आ जाओ। देखो अपन को बुक की लैंग्वेज पढ़ना है, अपने खुद के ओपिनियन नहीं देने। अपन को जब ओपिनियन देने हैं जब आप IAS बन जाओगे और सेक्रेटरी बन जाओगे, देन आफ्टर अपने ओपिनियन देना।
क्लियर, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है 2023 इंडिया प्रेसिडेंसी। देखो आपको पता है कि 2023 में इंडिया ने इतना मतलब हायर लेवल पर एडवर्टाइजमेंट किया था कि इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दी G20 समिट। क्या कि इंडिया होस्ट करने जा रही है G20 की समिट की, और रीजनल लेवल इवन जो विलेज हैं, विलेज में भी इसको प्रमोट किया जा रहा था कि G20 की समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2023 में। और मैं आपको बताता हूं कि इंडिया का एक टैग है जिसको बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। मतलब वासुदेव कुटुंबकम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। मींस वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। क्या थी? जो इंडिया में G20 की मीटिंग हुई थी उसकी एक थीम थी वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली, ये इसकी थीम थी। मींस जितना भी अर्थ है उसकी एक फैमिली है, वो पूरी फैमिली है। अगर कुछ भी होता है वर्ल्ड में तो दूसरी कंट्री की मदद करेगी, हेल्प करेगी, जैसे फैमिली के मेंबर एक दूसरे की मदद करते हैं। क्लियर? देन आफ्टर इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ कि इंडिया चाहती थी कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट अप्रोच एडॉप्ट करना चाहिए हर कंट्री को। क्या अडॉप्ट करना चाहिए? ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए हर कंट्री को। इवन ग्लोबल साउथ समिट पर भी डिस्कस किया गया। देखो इंडिया क्या है, 2 साल से ग्लोबल साउथ समिट की मीटिंग कंडक्ट करा रही है, और इंडिया चाहती है कि इसको जो ग्लोबली साउथ की कंट्रियां हैं, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री हैं या फिर डेवलपिंग कंट्री हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए इंटरनेशनली पर बोलने के लिए। इंटरनेशनल पर कुछ भी इशू चल रहा है उसमें अपनी बात रखने के लिए। इवन आप जानते हो कि जो अभी वार चल रहा है रशिया यूक्रेन में और वेस्ट एशिया में, इसका निगेटिव इफेक्ट तो सिर्फ ओनली साउथर्न कंट्रियों पर ही पड़ रहा है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इज द मेजर प्रॉब्लम इन द साउथर्न कंट्री। आप जानते हो कि सबसे पहले जो गरीब आदमी होता है वो गरीब आदमी क्या सोचता है? देखो मैं आपको बताता हूं, इंडिया में जो गरीब आदमी होगा, अगर कोई गरीब है तो वो क्या सोचेगा? वो ये तो सोचेगा नहीं मुझे पैसा कमाना है, वो सोचेगा गरीब आदमी कि मुझे 2 टाइम का खाना मिल जाए, बस वो मेरे लिए काफी है। सबसे पहले मुझे खाना, अपना जो 2 टाइम का खाना है वो कमाना है, फिर देन आफ्टर मैं इसके ऊपर सोचूंगा पैसे का। क्लियर? ऐसे ही जो साउथ की कंट्रियां, कुछ कंट्रियां गरीब कंट्रियां हैं, वो सिर्फ ओनली अपने खाने के ऊपर सोचती हैं, ना कि उन्हें बड़ा पैसे वाला बनना है। तो मोदी साहब और इंडिया का यही मोटिव है कि जो साउथ की कंट्रियां हैं उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाए। और जो प्रॉब्लम आ रही है, जो साउथ की कंट्रियों को फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल, इवन फर्टिलाइजर, जो कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है, इसका भी रिजोल्यूशन हुआ जाए। क्लियर? तो आप समझ गए कि 2023 की G20 की मीटिंग इंडिया ने होस्ट करी थी, जिसमें 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। एक तो थीम याद रखना, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। देन आफ्टर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करना। देन आफ्टर ग्लोबल साउथ पर भी फोकस करना, और जो ग्लोबल साउथ कंट्री है उनको भी मौका मिलना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने के लिए। क्लियर? चलते अपन आगे। अब देखो 2024 की मीटिंग चल रही है 2024 की ब्राजील में। G20 की मीटिंग अभी ब्राजील के अंदर चल रही है। अब ब्राजील में क्या डिस्कस किया जा रहा है? देखो ब्राजील जो कंट्री है ना, जो अभी G20 में क्या चाह रही है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर ज्यादा फोकस कर रही है। क्या कर रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर ब्राजील कंट्री जो अभी G20 मीटिंग करवा रही है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर ज्यादा फोकस कर रही है। और इंडिया, जो हमारे मोदी साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं ब्राजील में, वो भी 2 या 3 पॉइंट लेके गए हैं कि वो जो ग्लोबल साउथ समिट है उस पर फोकस किया जाए। इवन इसके साथ साथ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को भी अडॉप्ट किया जाए, और वन नेशन वन फैमिली और वन फ्यूचर पर भी फोकस किया जाए। और इंडिया ने तारीफ भी करी ब्राजील की, क्योंकि ब्राजील फोकस कर रही है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और मैं आपको एक और बताता हूं, ब्राजील कंट्री ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ब्राजील कंट्री चाहती है
कि एक इनिशिएटिव सेटअप होना चाहिए जिसका नाम हो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर। क्या होना चाहिए? एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रही है, एस्टेब्लिश करने जा रही है ब्राजील, जिसको बोलेंगे ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर। और इंडिया भी चाहती है कि ब्राजील बिल्कुल अच्छा डिसीजन ले रही है कि जितने भी गरीबी है, कंट्री गरीब है, हंगर से प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम है, इस पर भी फोकस किया जाए। क्या किया जाए? इस पर भी फोकस किया जाए। क्लियर? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साउथ की कंट्रियां हैं, ग्लोबल साउथ की कंट्रियां हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं फूड सिक्योरिटी, फ्यूल और फर्टिलाइजर शॉर्टेज के कारण ड्यू टू ऑनगोइंग वार इन वर्ल्ड। आप जानते हो कि वेस्ट एशिया में वार चल रहा है, तो किसकी शॉर्टेज होगी? फ्यूल की शॉर्टेज होगी। इवन रशिया में वार चल रहा है, तो रशिया में वार चलने के कारण इंडिया को भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लगा हुआ है और इंडिया के अच्छे रिलेशन है रशिया से, ट्रेड रिलेशन। क्लियर? क्लियर? तो समझ गए 2024 में क्या डिस्कस किया जा रहा है। तो इसी के साथ G20 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका सेक्रेटरी है कि नहीं है और ये कब फॉर्मेशन हुआ। तो इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।